नमस्कार मेरे बहनों और अभिभावकों। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान अतीत भाग 1 के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता। आज हम प्रकरण पढ़ेंगे कि वो नवाब कंपनी ने अपने माध्यम से नवाब कैसे नियुक्त किए और कंपनी का जो शासन कैसे फैला उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था वीडियो क्रमांक 13 में कि व्यापार से युद्धों तक प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध की चर्चा हुई थी। आज हम पढ़ेंगे आगे की और सत्ता में उनकी भागीदारी कैसे बढ़ी, इस प्रकार के कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहली बात तो किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला ट्राई नहीं किया, सोच समझ के किया और उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण यानी अपने में मिलाना करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। तीनों प्रकार से सोचा विचारा, उसके बाद में कोई आगे कदम उठाया। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों को रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। रेजिडेंट का अर्थ ये हुआ कि अपना कोई एक प्रतिनिधि उन रियासतों में नियुक्त कर दिया जो वहाँ के पूरे राजस्व की देखरेख और उनके जो अधीन में कुछ ऐसे और राजा को रख दिया जो वहाँ से और कर वसूलते थे या सरकार की बात जनता तक पहुँचाते थे। जनता का जो कर है या और जो भी प्रक्रिया है वो रेजिडेंट अधिकारी तक पहुँचाते थे। इस प्रकार का एक बीच की कड़ी जिसको बाद में उन्होंने एक तरह का नवाब की परिभाषा दी है। उसके बाद बक्सर की जो लड़ाई के बाद में कंपनी ने रेजिडेंट नियुक्त कर दिए। रेजिडेंट का मतलब है कि वो वहीं रहेंगे और कंपनी के द्वारा दिए गए निर्देश उनको और रियासत तक पहुंचाएंगे। रियासत का जो भी है राजस्व इकट्ठा करके और कंपनी तक पहुंचाएंगे, ये इनकी जिम्मेवारी रहेगी। कई बार कंपनी ने रियासतों को सहायक संधि कुछ इस प्रकार की शर्तें मंजूर कर दी जो दिखने में तो उनको लगती थी कि भाई ये जनता के हित में है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। वो मजबूरन उसको सौंप दी। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था। दिखने में तो वो होता था कि आपस में आप ही यहाँ का जो शासन चला रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये थी कि सभी जो पावर, सभी प्रकार के जो अधिकार वो कंपनी के द्वारा रेजिडेंटों को दिए गए थे। और कई बार कंपनी सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा भी देती थी। सहायक सेना जो है उसके लिए भी कंपनी को पैसा देना पड़ता था। कंपनी के अफसर नवाब बन गए। कंपनी के जो अफसर है वो ये थे, उनको एक बीच में मध्यस्थता के लिए, लेकिन आखिर पर जाकर के वो नवाब बन गए। 1743 में जब रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड की मद्रास से चेन्नई से आया तो उसकी उम्र 18 साल की थी। देख लीजिए, 18 साल की उम्र में उसको और मद्रास आया था। और 1767 में क्लाइव ने दो बार गवर्नर बनने के बाद में हमेशा के लिए बाहर से रवाना हुआ। तो वहां उसकी जो दौलत थी 401 और 102 पाउंड के बराबर थी। ये लगभग दुनिया भर की दौलत है वो इकट्ठी करके और वो ले गए थे। तो इस प्रकार से 1772 में उसे खुद ब्रिटिश संसद ने, ये जब बात ब्रिटिश संसद को पता चली तो उसने ब्रिटिश संसद ने भ्रष्टाचार के आरोप की सफाई देनी पड़ी और उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया। लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। इसकी गिलानी होने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। अब नवाब जो क्या थे, जो जीते जी धन दौलत लेकर के वापस लौट गए और वहां आलिशान जीवन जिया, उन्हें वहां के लोग नवाब कहने लगे।
यानी ये भारतीय शब्द में नवाब का एक अंग्रेजी संस्करण बन गया। नाटक और कार्टूनों का भी उसका मजाक उड़ाया जाता था। सरकार की उसकी अचूक संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। यानी क्लाइव के जो संपत्ति जो इकट्ठी की थी वो संदेहास्पद थी। ये सब याद है कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा था, लेकिन हुआ उल्टा। उसको भेजा तो दूसरे कार्यकाल के लिए इसलिए था कि भाई कंपनी में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको समाप्त किया जाए, लेकिन इसके विपरीत उसने काम किया और वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। इस प्रकार से और कंपनी का ये जो शासन फैला, नवाब की जो प्रक्रिया कंपनी ने अपने रेजिडेंसों के माध्यम से और सत्ता अपने हाथ में लेने का जो प्रयास किया, इसका हमने दो बिंदुओं के आधार पर कंपनी का फैलता शासन और नवाब कैसे बने, इस दोनों बिंदुओं के आधार पर हमने पढ़ने का प्रयास किया है। अब आगे के जो बिंदु वीडियो क्रमांक 15 में हम पढ़ेंगे, इसको आप ठीक से और पीडीएफ के माध्यम से आपके पास पहुंचेगा, उसको ठीक करिए, प्रश्न उत्तर और इसके बहुत प्रश्न निर्माण करिए, और उसके बाद में आगे का जो दो बिंदु है वो ठीक ढंग से स्वाध्याय करिए अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो, और पाठ्य पुस्तक नहीं है तो तुरंत मेरा निवेदन है कि आप खरीद लीजिए, और ताकि अपना जो अध्ययन है निरंतर रहे, और जब भी विद्यालय नियमित खुलेंगे उस समय हमको इसका नियमितता का लाभ मिल सके। वंदे मातरम, जय भारत।